छात्रों, मैं आर.एस. विजय आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस कोरोना के महासंकट में घर से बाहर बहुत कम निकल रहे होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। जो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास और 11th क्लास का आज फर्स्ट क्लास होगा और हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में कि फिजिक्स का परिभाषा क्या है, फिजिक्स हम किसे कहते हैं। आज इसी पर चर्चा होगी और बहुत ज़्यादा आज लिखाया नहीं जाएगा, आज समझाया जाएगा और इस बात को समझा जाएगा कि आखिर फिजिक्स जो है वो कैसे दुनिया में आया, कैसे फिजिक्स जो है वो पढ़ाई में आया, उसकी शुरुआत कैसे हुई। इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे। ये हम लोगों का दुर्भाग्य ही है जो 10th क्लास के बच्चे पास करके 11th क्लास में कोचिंग संस्थान में आते पढ़ने, और वो जो पहला क्लास में हमारा और आपका संवाद होता, उसका सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ और नहीं आपको। परंतु घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए आदी हो ही जाना चाहिए। उनको समझ जाना चाहिए उनको कि कैसे हमें पढ़ाई लिखाई अब करना है। आपको अपने जीवन शैली में अचानक बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो इस बात का ख्याल रखिए कि मानव जाति ही दुनिया में ऐसा जाति है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बदल सकता है, अपने जीवन शैली को बदल सकता है। हम ही लोग समझ सकते हैं कि कोरोना संकट क्या है, या ऐसे आने वाले महामारियां, प्राकृतिक आपदाओं को हम ही भांप सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ा। ये हम लोगों का अभी दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, क्योंकि एकाएक परिवर्तन हुआ है। परंतु कोई बात नहीं है, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन भी आपको वही जिस प्रकार से क्लास में हम पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाने का, समझाने का आपको प्रयास करेंगे। और आपको हम ये भरपूर प्रयास करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स के डेफिनेशन से। तो फिजिक्स का जो डेफिनेशन है, फिजिक्स का जो परिभाषा है, जिसे हम हिंदी में भौतिक शास्त्र कहते हैं, तो आज हम अभी जो है इंग्लिश मीडियम का ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो फिजिक्स जो है उसे हम किस तरह से समझ सकते हैं, आखिर फिजिक्स जो है साइंस में फिजिक्स का क्या महत्व है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस बात को आज हम समझेंगे। इसका डेफिनेशन, इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। लिखने वाला चर्चा कम होगा, समझने वाला ज़्यादा होगा। तो आइए हम समझते हैं कि ये फिजिक्स क्या है। तो देखिए, हम अपने अनुभव के आधार पर ये बात कहना चाहते हैं कि फिजिक्स जो है वो सब्जेक्ट बाद में आया। फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो बाद में आया, परंतु जो फिजिक्स का सोच है, जो फिजिक्स मानव जाति जो इस दुनिया में जब मानव जाति का अस्तित्व आया, तो उसके अस्तित्व के बाद फिजिक्स सब्जेक्ट के आने में देरी हुई और इसका समझ जो है बहुत पहले ही उत्पन्न हो गया। आप ऐसे समझें कि जब मानव जाति इस दुनिया में आया तो सबसे पहले उसने छोटे छोटे बातों को सीखा। चलना, खाना, क्या चीज़ खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब सीखा। और जब मानव पूरी तरह से चलने फिरने लगा, खाने पीने की चीज़ों को समझने लगा, तो सब होने के बाद मानव ये सोचना शुरू कर दिया कि इस दुनिया में जो हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं, जो ये नेचुरल फिनोमेनन हो रही हैं, प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, जैसे सूरज है तो सूर्य का अस्त होना, दिन रात का होना, रात में तारों का दिखना, चांद का दिखना, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं मानव को भ्रमित कर रही थी। मानव के दिमाग को जो है वो ये एक तरह से प्रभावित कर रही थी।
कि आखिर क्यों ये सब घटनाएं होती हैं। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मानवों को ये इच्छा हुई कि हमारे आसपास जितने भी घटनाएं घट रही हैं उन्हें हम जानें कि ये क्यों घट रही हैं। ठीक है, जैसे आप कहें तो आग की खोज जब मानव ने किया तो आग, ऐसा बात नहीं था कि पहले नहीं जलता था, आग बहुत दिनों से जल रहा होगा, परंतु मानव उसके बारे में समझता नहीं था, सोचता नहीं था। परंतु जब आग की खोज हुई तो उससे लोगों को पता चला कि हम आग में छुएंगे तो हमें हाथ चल जाएगा, हम आग से क्या क्या कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि हमारे आसपास घटने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में मानव ने सोचना शुरू कर दिया। जिस समय मानव अपने आसपास घटने वाले घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया, समझ जाइए फिजिक्स की शुरुआत वहीं से हो गई। क्योंकि जो मैं अभी फिजिक्स का डेफिनेशन बताऊंगा उसका इससे बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इस चर्चा में, हम फिजिक्स का डेफिनेशन बता देते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो देखिए, कहता है कि हमारे आसपास जितने भी घटनाएं घट रही हैं, आप मोटा मोटी बात करें, एकदम सीधा सीधी बात अगर हम करें, मोटा मोटी बात अगर ले लें कि फिजिक्स क्या है, तो आप सिंपल बात बोल सकते हैं कि हमारे आसपास घटने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स है। यानी कि स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेनन, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेनन। तो आप सोचिए, नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी बहुत पहले से होना शुरू हो गया है। आग की खोज से, पहिए की खोज से, बहुत सारा खोज, मतलब आदि मानव काल से ही ये बात चल रहा है। ठीक है, तो हर घटना के बारे में मानव को जानने की इच्छा होती है और उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स है। सिंपल भाषा में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई और फिजिक्स जो सब्जेक्ट के रूप में आया आपके सामने वो बहुत बाद में आया। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है इसका मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सब लोग को पता होगा कि ये साइंस का ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the phenomenon of which deals with the study of natural phenomenon by using सिंपल लॉज। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे आसपास घटने वाले फिनोमेनन, नेचुरल फिनोमेनन, प्राकृतिक घटनाएं का अध्ययन हम जिस साइंस के ब्रांच में करेंगे उसे फिजिक्स कहेंगे। लेकिन अध्ययन करेंगे कैसे, कैसे स्टडी करेंगे आप उन घटनाओं का, ठीक है, जो हमारे आसपास घट रही हैं। तो उन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। वो नियम बनाए नहीं गए हैं, नियम खोजे गए हैं, ऐसा कहिए आप। वो नियम पहले से यहाँ मौजूद था, लेकिन हमें उस नियम के बारे में पता नहीं था। परंतु कुछ महामानव कह सकते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक कह सकते हैं, ठीक है, जिन्हें आप वैज्ञानिक कहते हैं, वो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस नियम के बारे में जिस पर वो घटना आधारित था, उस नियम के बारे में जाना, उसे समझा। ठीक है, तो हमने लिखा बाय यूजिंग सिंपल लॉ, यानी कि सिंपल लॉ का प्रयोग करके, जो लॉ साइंटिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं, वैज्ञानिक के द्वारा दिए जाते हैं, उन सिंपल लॉ से हम नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी करेंगे ना, तो उसी को हम फिजिक्स कहेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि एक सेंटेंस में उत्तर दे दो, मतलब बहुत छोटा में, तो आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर सिंपल कह सकते हैं फिजिक्स।
ठीक है, सिंपल लॉ। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये सिंपल लॉ द्वारा ये जो नेचुरल फिनोमेनन का हम स्टडी करेंगे, ये नेचुरल फिनोमेनन के लिए लॉ खोजने की हमें क्यों जरूरत पड़ी, और हमें नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी करने से क्या फायदा हुआ, ऐसी बहुत सारी बातों का हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, जितना पढ़ाए हम इतना अभी समझना है। फिजिक्स का डेफिनेशन बताया क्या है, तो स्टडी ऑफ नेचर, डीपली स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेनन बाय यूजिंग द सिंपल लॉ। ठीक है, तो या तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे या वीडियो रोक करके इसे रोक लेंगे, ये लिख लेंगे। वीडियो यहाँ पर रोक लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा। अब आइए हम समझते हैं किस तरह से नेचुरल फिनोमेनन का हम स्टडी करते हैं, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको समझते हैं। तो कहता है कि कोई भी नेचुरल फिनोमेनन जब आप स्टडी करने जाएंगे, आप समझ लीजिए कि आग लगना ये भी एक नेचुरल फिनोमेनन है, और आग लगने से क्या होता है उसे हमें कैसे, मतलब वो आग लगेगा, फिर जब वो लग जाएगा तो क्या होगा, उस पूरे आग के बारे में जानना। हमें पता है कि टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, हम वहाँ पे हाथ नहीं ले जा सकते हैं, हम उससे खाना पका सकते हैं, आग जो है हमें हीट देता है। तो इन सब बात जो है, ये सब बात जो है आग के बारे में आपको पूरी तरह से बताया गया कि आग लगने की घटना क्या है, किस रूल पे काम करता है, किस रूल पे वो वहाँ पर अगर किसी चीज़ को ले जाया जाए तो उसका टेम्परेचर क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और हल्के चीज़, सूखे हुए चीज़ों को वहाँ पर ले जाएंगे तो वो चीज़ जल जाएगा। तो ये सारी घटनाओं का अध्ययन हम तब किए ना जब उसके बारे में हमने जाना, उसका नियम का खोज किए हम कि आग से टेम्परेचर बढ़ता है। बहुत सारी बात हम जाने फिर। तो ऐसा बात नहीं है कि फिजिक्स बाद में आया, फिजिक्स बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। अब हम बात करते हैं नेचुरल फिनोमेनन, ठीक है, और इधर बात करते हैं लॉज, और इधर बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। चलिए, एक बात का आपको ध्यान देना है, दुनिया में होने वाली कोई भी नेचुरल फिनोमेनन, उसका स्टडी करने के लिए आपको एक लॉ की जरूरत है, नियम की जरूरत है। अब कैसे मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल सहित बताऊंगा। एग्जाम्पल एक ऐसा चीज है कि कोई भी चीज को समझा देता है, और फिर अगर लॉ को आपने खोज लिया तो उस लॉ को बढ़िया से समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए कि ये लॉ कैसे कार्य कर रहा है, उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, जैसे आग लगना एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फिनोमेनन है, तो उसके नियम बनाए गए हैं। ठीक है, क्या नियम बनाए गए हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, हीट दोगे ना, तो टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। उसके नियम बनाए गए हैं, और वहां पे उस हीट और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन होगा, एक फॉर्मूला होगा, जिसे हम मैथमेटिकल फॉर्मूला कहेंगे। इसी फॉर्मूला से हम समझ जाएंगे कि कितना हीट दोगे ना तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि अगर आग लगना एक घटना है, मान लीजिए हम गैस जला रहे हैं, तो वो एक नेचुरल फिनोमेनन हो गए, और वहां पे हमने पानी चढ़ा दिया, तो पानी चढ़ा दिया, पानी को हम गर्म कर रहे हैं। तो वहां पे उस आग लगने की घटना को बढ़िया से समझना है कि ये पानी कब गर्म हो जाएगा, कितना देर तक ये गर्म हो जाएगा, कितना डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म होगा, कितना हीट देंगे कि इतना तक गर्म होगा। इस बात को समझने के लिए एक लॉ की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, इस लॉ को समझने के लिए आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए जो इस बात को बतलाता हो कि हम कितना हीट देंगे ना, मतलब गैस कितना बढ़ाएंगे कि कितना टेम्परेचर उसका बढ़ेगा और कितना जल्दी जो है पानी गर्म होगा। तो उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए, और अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो आपको लॉ समझ में नहीं आएगा, और लॉ नहीं है, लॉ समझ में नहीं आएगा तो फिर नेचुरल फिनोमेनन समझ में नहीं आएगा। इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको पूरे फिजिक्स में यही काम करना है,
किसी भी नेचुरल फिनोमेनन को हम उठाएंगे, उसका नियम बताएंगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बताएंगे और वो आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि हाँ जी देखिए इस तरह का बात यहाँ पर हो रहा है इस फिनोमेनन से रिलेटेड। इससे क्या फायदा होगा? तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं और बाकी चर्चा एग्जाम्पल के बाद। जैसे हम बात करते हैं बाबू, नेचुरल फिनोमेनन है बहुत बढ़िया, मोशन। फिजिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक जो बोला जाता है बेसिकली, मतलब बड़ा जो मेन टॉपिक आप कहिएगा कि फिजिक्स में पहला कौन है, कौन आया अस्तित्व में फिजिक्स के सब्जेक्ट में, तो वो मोशन आया। ठीक है, जिसका स्टडी करने वाले ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहते हैं, जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो मोशन एक नेचुरल फिनोमेनन है। तो कहिएगा कि नेचुरल फिनोमेनन है तो इसके लिए लॉ क्या दिया गया है? तो उस लॉ का नाम है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन कौन दिए भाई? तो ये दिए न्यूटन साहब। आपको पता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसे हम कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। गिवन बाय कौन? तो गिवन बाय न्यूटन। गिवन बाय, यहां कर देते हैं गिवन बाय, गिवन बाय, ठीक है, न्यूटन। अच्छा, यहां कर देते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला, हम सिर्फ फिजिक्स को समझा रहे हैं, फिजिक्स क्या है पूरी तरह से समझिए। यहां पर मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आएगा F बराबर a में आएगा। ठीक है, जो मोशन का जो सबसे न्यूटन्स लॉ का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला का एक फॉर्मूला अगर बोले तो F बराबर a में है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको मोशन समझना है तो आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझना है तो आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला अवश्य जानना होगा। ठीक है, न्यूटन साहब ने अपने मेन नियम इनका जो है वो दूसरा नियम था। तो दूसरा नियम में न्यूटन साहब ने क्या कहा था कि अगर एक्सेलरेशन दीजिएगा तो फोर्स लगेगा, या फोर्स दीजिएगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब फोर्स देंगे तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक्सेलरेशन लगेगा, उसमें एक्सेलरेट करेगा बॉडी। ठीक है, उसका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, या डी एक्सेलरेशन होगा तो घटेगा, मतलब स्पीड चेंज करेगा। तो आप कहिएगा कि ऐसे अगर सिंपल बात बोल दिया जाए कि फोर्स लगेगा ना बाबू तो स्पीड बदल जाएगा, तो ये तो हवा में बात हो गई। अब कितना फोर्स लगाएंगे तो कितना स्पीड बदलेगा। ठीक है, ये बात किस चीज पर निर्भर करेगा? F बराबर m में फॉर्मूला है, यानी किसी बॉडी का अगर m मास हो और उस पर F फोर्स लगाया जाए तो इस फॉर्मूला से F बराबर m से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कि कितना अमाउंट में उसका स्पीड बढ़ेगा। यानी कि ये कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं कि उसका अमाउंट क्या है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं हम, जैसे ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन इज ऑल्सो ए फिनोमेनन, नेचुरल फिनोमेनन, जिसका स्टडी करने के लिए लॉ दिया किसने? तो न्यूटन्स ने, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब का फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि आपको पता होगा। तो ये भी किन के द्वारा दिया गया? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब ग्रेविटेशन को स्टडी करने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? तो Gm1m2/r²। जैसे हम आपको अभी इसके बारे में समझाए A बराबर m के बारे में, वैसे ही इसके बारे में समझिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आप लोगों को पता होगा, जो पता है बस उसी का चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, 11th क्लास वाले 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि किसी भी दुनिया के कोई भी दो मास के बीच, जिसमें मास हो, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच एक फोर्स लगता है हमेशा, अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, और उस ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू कितना होगा तो उसका फॉर्मूला बताया गया Gm1m2/r²। जहां G का वैल्यू बताया था, G का वैल्यू बताया गया 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, kg²। ठीक है, तो इतना जो है इसका वैल्यू है। आप मान लो कि कोई
ऑब्जेक्ट 10 केजी का है और एक 20 केजी का है, तो आप चाहते हैं, दोनों को 1 मीटर दूरी पर रख दिए, आप चाहते हैं कि न्यूटन साहब बोले थे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहेंगे, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच। एक 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, एक 20 केजी का है, 1 मीटर दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो एक 10 केजी का है, एक 20 केजी का है, 1 मीटर दूरी पर रखा गया है। हम चाहते हैं कि न्यूटन साहब बोले थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी भी दो मास के बीच लगता है। तो अगर इन दोनों मासों के बीच हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है आप बता दीजिए। आपको फॉर्मूला की ज़रूरत है। ये फॉर्मूला है, यहाँ 10 केजी रख दीजिए, यहाँ 20 रख दीजिए, जी का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, आर का वैल्यू 1 रख दीजिए, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, बाद में पता चला कि सन और अर्थ, ठीक है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, वो भी किस फोर्स के वजह से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अगर आप सन और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो कि पहले असंभव था, अब इस फॉर्मूला से संभव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी भी एक फेनोमेनन है जिसके बारे में जो लॉ दिया गया वो आप ऐसे समझ सकते हैं, ओम्स लॉ। ऐसे बहुत सारे लॉ इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिए गए हैं, परंतु जो इलेक्ट्रिसिटी में इंपॉर्टेंट लॉ है मैं उसका बात कर रहा हूँ, ओम्स लॉ। किसने दिया, तो ओम नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था V बराबर IR, जैसा कि आप पढ़े होंगे। जो आप पढ़े हैं बस उसी का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो बताइए हम पूरे फिजिक्स में क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे फेनोमेनन हैं, पूरे फिजिक्स में ऐसे ही फेनोमेनन मिलेंगे, ठीक है, जिनका स्टडी हम किसी लॉ के तहत आपको करवाएंगे। उस लॉ को समझने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला की जरूरत होगी। पूरे फिजिक्स में आपको करना कुछ नहीं है, स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन बाय यूजिंग द सिंपल लॉ, एंड लॉ इज स्टडी बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला, एक्सप्लेन्ड बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। यही काम आपको पूरे फिजिक्स में करना है। तो कोई आपसे पूछेगा कि पूरे फिजिक्स में हम क्या करेंगे 11th से लेकर 12th तक, तो कुछ नहीं करना है, स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन। कैसे, तो हवा में स्टडी नहीं होता, उसके लिए नियम बनाया है, ठीक है। और वो नियम पहले से मौजूद था लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था। तो कुछ लोग आए जो बहुत बुद्धिमान थे, जिन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं, उन लोगों ने पकड़ लिया कि ये मोशन कौन से लॉ पर आधारित है, कैसे मोशन हो रहा है, ग्रेविटेशन कौन से किस टाइप के लॉ पे आधारित है। फिर उसका मैथमेटिशियन ने उसका फॉर्मूला भी मतलब यहाँ से प्रोड्यूस किया, और उसे मैथमेटिक्स में जाके हम आसानी तरीके से उसे समझ सकते हैं कि आखिर ये फेनोमेनन क्या है। अब आप कहेंगे कि ये जो स्टडी कर रहे हैं हम सर नेचुरल फेनोमेनन का, जैसे मोशन का स्टडी करवाइएगा, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे हमें क्या फायदा है, ठीक है। अच्छा, जिस समय मोशन का खोज नहीं हुआ था उस समय भी यहाँ मोशन था, परंतु खोज नहीं हुआ था, इसके नियम के बारे में हम नहीं जानते थे। बहुत सारे साइंटिस्ट रेस में थे कि इसके नियम को खोजा जाए, लेकिन न्यूटन साहब आए और एकदम से पूरे मोशन को जो है वो खोज करके और समरी करके आपको 3 नियम दे दिए, और उसी से पूरा मोशन स्टडी हो गया, ठीक है। तो मोशन के खोज होने के बाद, लॉज ऑफ मोशन के खोज होने के बाद और खोज होने से पहले में क्या अंतर है, आप समझिए। अंतर यही है कि मोशन का खोज हुआ, तो मोशन के खोज होने से हमारे पास साइकिल आ गया, मोटरसाइकिल आ गया, आज हवाई जहाज तक आ गया, जो कि लगभग सब लॉज ऑफ मोशन पे आधारित है। बेसिक जो है वो लॉज ऑफ मोशन है, उसी पर आधारित है बहुत सारी घटनाएं। तो होता क्या है कि अगर आप नेचुरल फेनोमेनन के बारे में जान जाते हैं ना, उसके नियम के बारे में जान जाते हैं, तो उस पर आधारित हमारे दैनिक जीवन में कुछ डिवाइस बनाए जाते हैं, ठीक है।
और उन डिवाइसों से हम फायदा उठाते हैं। जैसे हम मोटर बनाए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का खोज हुआ तो हम मोटर बनाए। जब मोटर बनाए तो हमें ये ज्ञात हुआ कि जो साइकिल है, जो साइकिल हम चला रहे हैं, उसमें अगर मोटर लगा दिया जाए तो अपने से चलने लगेगा, मतलब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो हमें मेहनत साइकिल में करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का लॉ का खोज हुआ तो मोटर का खोज हुआ, तो आदमी उसमें मोटर लगा दिया तो मोटर साइकिल हो गया। फिर उसको लगा कि नहीं, इसको चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो ऐसा करो 4 पहिया वाला बना दो, तो फिर कार आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही मोशन में और आगे हम बढ़ते गए। फिर बर्नौली का प्रिंसिपल आया और बहुत सारा ऐसा घटनाओं का खोज हुआ जिसे हम क्या किए, हम सोचे कि हम आकाश में भी उड़ सकते हैं मोटर की सहायता से, साथ में बर्नौली का प्रिंसिपल का यूज करके। वो तो आप आगे पढ़ेंगे। ऐसा किया कि एक हवाई जहाज बना दिया गया जिससे हम आकाश में भी उड़ सकते हैं। तो आपको पता चला कि हमें नेचुरल फिनोमेनन के स्टडी करने से क्या फ़ायदा हुआ, इसके लॉ को समझने से क्या फ़ायदा हुआ। इसके लॉ को समझने से हम इस फिनोमेनन के बारे में जानने के बाद हमने इसमें बहुत बढ़िया डेवलपमेंट किया, विकास किए इसके आधार पर। ठीक है, अगर लॉज ऑफ मोशन का खोज नहीं होता तो कुछ आगे ये सब नहीं होता, बस जैसे दुनिया चल रही थी वैसे चलती। तो हमें फ़ायदा यही है कि हम इसमें और अपनी सभ्यता, अपना जो जीवन है उस जीवन शैली को परिवर्तन करने में हम कामयाब होते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट लगे रहते हैं कि नए नए चीज़ों का खोज हो। नए नए चीज़ों का खोज होने से जो ये हमारा जीवन शैली है वो और आसान होते जाएगा, और आसान होते जाएगा। तो फिजिक्स के खोज ने हमारे जीवन शैली को आसान किया। जो लाइफ है उसको जीने का जो तरीका है वे है उसको चेंज किया। ठीक है, और आसान बनाते गया और हमें बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। ठीक है, तो यही काम अभी तक भी चल रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिनका खोज अभी नहीं हुआ है। अगर ऐसा आपको लग रहा होगा कि दुनिया में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सभी फिनोमेनन का खोज हो चुका है, तो गलत है। अभी भी हम फिजिक्स में बहुत पीछे हैं। अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। वो अभी तक रहस्य बना हुआ है, मिस्ट्री बना हुआ है। और जब वही खोज हो जाता है तो फिर हम उसके बारे में जानने लगते हैं, वो फिर मिस्ट्री नहीं रहता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही तक। अगले क्लास में जो है वो फिजिक्स का हम जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं जनरल फिजिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स। ठीक है, वो पढ़ाना शुरू करेंगे। मतलब फंडामेंटल फिजिक्स अगर हम ना पढ़ाएं तो फिर आपको उसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो 11 से लेके 12th तक का सब बात के लिए, सब टॉपिक को समझने के लिए हम एक अलग से फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स पढ़ाते हैं। हम ही नहीं, सब टीचर पढ़ाते हैं। उसे हम जनरल फिजिक्स भी कह सकते हैं। जनरल मतलब होता है जो फिजिक्स में हर जगह लागू होगा, तो उसका यूज हर जगह होगा। तो अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जनरल फिजिक्स या फंडामेंटल फिजिक्स। तो आज हमने चर्चा किया किसका, फिजिक्स का डिफिनेशन का। तो फिजिक्स का डिफिनेशन यही है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेनन बाय द सिंपल लॉ बाय यूजिंग द मैथमेटिकल फार्मूला। यानी कि फिजिक्स में मैथ का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये बात को हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, जो अगले दिन विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पे जनरल फिजिक्स। आज इतना ही, धन्यवाद।